हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम का विस्तार से अध्ययन कर भी चुके हैं। अब आपका तीसरा टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र में जाने से पहले हम लोग विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम पर आधारित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और मेन न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और जो मैं बता रहा हूँ इसे समझने का प्रयास करें। आइए तो आप पहले एक आसान क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है? अब सोचिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज? द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है? तो सोचिएगा तो 4-5 अंतर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एक तरफ बात कीजिए आप द्रव्यमान का, जिससे आप मास कहते हैं, और एक तरफ आप बात कीजिए आवेश का, जिसे आप चार्ज कहते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आप पढ़े होंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और वहाँ पे बात हुआ था, ये जो आपका द्रव्यमान होता है ना, ये मूल भौतिक राशि है, और आवेश जो है ये आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि का मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जो किसी पर डिपेंड, दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करता है। और आवेश जो है विद्युत धारा और समय पर डिपेंड करता है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। तो पहला अंतर क्या होगा बोलिए? तो डिटेल में लिखिएगा तो ऐसे लिखना होगा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। इसमें लिखिएगा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। दूसरा अंतर आपको पता ही है, द्रव्यमान का SI मात्रक kg किलोग्राम होता है। और इसका क्या होता है बोलिए? आपको पीछे पढ़ा चुके हैं विद्युत आवेश में। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है।
तीसरा अंतर, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि आवेश आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, धन आवेश भी और ऋण आवेश भी। जबकि द्रव्यमान जो होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, धनात्मक। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो तीसरा अंतर क्या लिखे बोलिए, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। कभी भी द्रव्यमान आपका नेगेटिव नहीं होगा, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है और आवेश आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। चौथा, ये बात भी हम विद्युत आवेश के गुण में किए थे जब आपको हम विद्युत आवेश पढ़ा रहे थे। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। एक और अंतर बोलिए। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच, जब दो द्रव्यमान की बात होगी तो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, जबकि आवेश और आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। तो फिर लिख सकते हैं, द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। इसमें क्या होगा, आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। तो ये 5 अंतर आप याद रखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो पांचों आपको याद ही है। ये जो अभी आप लिखे कि वेग पर निर्भर करता है या वेग से स्वतंत्र होता है, ये सब बात आपको हम कहाँ पढ़ाए थे, याद कीजिए। विद्युत आवेश के गुण जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर सबकी चर्चा हो चुकी है। तो कम से कम ये 5 अंतर आप द्रव्यमान और आवेश में याद रखिएगा। पहला, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल
और स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर है। अब इसके बारे में सोचिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर है। आप सोचेंगे तो इसके बीच का अंतर आप स्वयं ही आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ध्यान से देखिए इसके बीच क्या क्या अंतर हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोलते हैं, इससे आप अंग्रेजी में बोलिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये तो जस्ट आप पढ़े हैं। स्थिर विद्युत बल, इससे आप बोलिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप ये दोनों के बीच क्या क्या अंतर होगा इसके बारे में समझिए। तो देखिए, तो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है, दो द्रव्यमान, इसके बीच जो बल लगता है, इसी बल को आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और जस्ट आप पढ़े हैं आवेश और आवेश के बीच जो बल लगता है, आवेश और आवेश के बीच जो बल लगता है, इससे आप कहते हैं स्थिर विद्युत बल। तो पहला अंतर एकदम अपना भाषा में बोलिए, अपना टूटी फूटी भाषा जो आपको आता है, साइंस आपका लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, तो सीधा बोलिए अपनी भाषा में। पहला, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसमें सिंपली बोलिए आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अब आइए, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। देखिए, तो ये द्रव्यमान है यहाँ पे m1 और m2, इसके बीच जब भी लगेगा ना आकर्षण बल, आकर्षण अट्रैक्टिव, जबकि स्थिर विद्युत बल, देखिए तो मैं कहा यहाँ पे धन आवेश है Q1, धन आवेश Q2, बताइए ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा और ये Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा, अर्थात बल लगाएगा। और इसी में एक होता धन आवेश और एक होता ऋण आवेश। अब इसके बीच क्या लगेगा बोलिए, आकर्षण बल। तो बताइए यही ना आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बोले गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, और स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। तो दूसरा अंतर बनेगा गुरुत्वाकर्षण बल, कोई डाउट नहीं, हमेशा
आकर्षण बल होता है। और ये जो आपका है स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ये जब भी होगा अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। तीसरा अंतर ध्यान से सुनिएगा, ये जो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच बल लगता है, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और आवेश के बीच Q1 Q2 पे बल लगाया और Q2 Q1 पे बल लगाया। ये कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये कौन बल है? स्थिर विद्युत बल। अब आपको बताना है कि दोनों बल में ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा शक्तिशाली बल कौन है। तो जानते हैं, आवेश के बीच जो ये लगता है स्थिर विद्युत बल, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इस बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, एक कमज़ोर बल है, इसका मान बहुत कम होता है। इसके तुलना में स्थिर विद्युत बल जो होता है, आवेश के बीच लगने वाला बल, इसके तुलना में इसका मान बहुत अधिक होता है। तो पॉइंट बनता है गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल, जिसको आप कह सकते हैं वीक, दुर्बल बल है। इसमें स्थिर विद्युत बल एक सबल बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबल बल है। डरिए मत, दुर्बल का मतलब कमज़ोर बल है। द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसका मान बहुत कम होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में आवेश और आवेश के बीच जो बल लगता है, इसका मान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये भी बोलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर विद्युत बल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो वही लिखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है और स्थिर विद्युत बल एक सबल बल है। और याद कीजिए, देखिए तो द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है, वह द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है। मतलब समझिए, जैसे देखिए तो M1 और M2 दो आपका द्रव्यमान है, इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है। अगर M1 M2 हवा में है या M1 M2 को आप किसी अन्य माध्यम में ले जाइए, तो इस बल का मान नहीं बदलेगा। जबकि स्थिर विद्युत बल, आवेश के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा हम कूलम्ब के नियम में कर चुके हैं कि स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम के बदलने से स्थिर विद्युत बल का मान बदल जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है। तो एक अंतर आप और बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र
होता है। और ये जो आपका है स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये 4 अंतर आप याद रखेंगे तो आप ही को काम आएगा। पर तो आप ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन बताया था? तो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और स्थिर विद्युत बल के बारे में कौन बताया? वैज्ञानिक कूलम्ब ने। तो आप इसके बारे में 4 अंतर याद रखिएगा। और याद क्या रखिएगा? याद ही है कि द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल है। आवेशों के बीच जो बल लगता है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, स्थिर विद्युत बल एक सबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम से स्वतंत्र होता है। स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम के बदलने से स्थिर विद्युत बल का मान बदल जाता है। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है, मैं का ये 2 कण है, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 है। इस कण पर आवेश q1 है और इस कण पे आवेश आपका q2 है। अब बताइए इस दोनों कणों के बीच द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और आवेश के कारण स्थिर विद्युत बल लगेगा। तो अब आपको बताना है कि इसके बीच जो स्थिर विद्युत बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन बनेगा आपका 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें। क्या लिखे? 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए तो हम 2 कण लिए आवेशित कण। मैं का पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। पहले कण पर आवेश आपका q1 है और दूसरे कण पे आवेश आपका q2 है और ये दोनों कणों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। पहले कण का द्रव्यमान m1, ये कण है, कण आवेशित कण, और ये भी क्या है? आवेशित कण। इसका द्रव्यमान है m1, इसका m2, इस पे आवेश q1, इस पे q2। अब आपको बताना ये दोनों कण के बीच जो स्थिर विद्युत बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल, इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं,
आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब यहाँ पर चालू किया, देखिए तो ये जो आप बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको सिंबल में लिखने के लिए एफ लिख के और नीचे में आप ई लगा दीजिएगा। आप इससे पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हिंदी में स्थिर विद्युत बल। और ये जो आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ लिख के और सफिक्स में आप जी लगा दीजिएगा। क्यों? सिर्फ एफ रहेगा तो पता नहीं चला कि कौन बल है। एफ के नीचे ई लगाने का मतलब ये स्थिर विद्युत बल है, और एफ के नीचे जी लगाने का मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल, इसको एफ ही कहे। तो आप क्या पढ़े थे, याद कीजिए कूलम के नियम से स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला याद कीजिए। तो या तो ये बोलिए K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, या आपकी मर्जी, इसी K को क्या बोलते थे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ K भी लिख सकते हैं और 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। हम K ही लिख दिए, K इंटू Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकाले, तो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब बात कीजिए आवेशित कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप पढ़े होंगे, अगर M1 और M2 द्रव्यमान का दो कण हो और इसके बीच की दूरी r हो, तो इसके बीच जो लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इस जी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ लिखा ही है, यहाँ एफ जी का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, और इक्वेशन 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको इसका अनुपात निकालना है। आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, 1 में 2 से भाग दे दीजिए। तो बायां पक्ष विद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल, तो दायां पक्ष K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका मान G इंटू M1 गुणे M2 बाई आर स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बोलिए, विद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई G इंटू M1 इंटू M2। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, आपको Q1 Q2 M1 M2 चार चीज़ आपको दे देगा। पहले कण पे आवेश
दूसरे कण पे आवेश, पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का द्रव्यमान, आर का कोई काम ही नहीं है। के का मान यहाँ पे आप पुट कीजिएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11, और आपको Q1, Q2, M1, M2 दिया रहेगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर बोलो ये क्या निकला? ये आपको निकला 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकला। कभी कभी उल्टा पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का अनुपात, तो इसको उलट देंगे। एफ जी ऊपर चला जाएगा, एफ ही नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अभी हम लोग 3 शॉर्ट क्वेश्चन की बात किए। पहला, द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। दूसरा बात किए स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं, 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात किए। अब आइए हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। चलिए देखिए, तो हम लोग पहले बात करेंगे विद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और इसका आसान न्यूमेरिकल होगा। और तब मेन बात इसका होगा कूलम्ब के नियम के न्यूमेरिकल्स का। अब पहले हम लोग विद्युत आवेश पे आइए, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, तब आएंगे किस पर? कूलम्ब के नियम के न्यूमेरिकल्स पर। तो अब सुनिए, विद्युत आवेश में आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। किसी वस्तु पर जो विद्युत आवेश होता है Q बराबर ±NE। अगर आप भूल गए होंगे तो विद्युत आवेश का गुण फिर से याद कर लीजिएगा। आप पढ़े थे ये गुण कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। आपको सब पता है ये Q क्या है? वस्तु पर आवेश है। N क्या है? तो N आपका होगा पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6 100। और E जो है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, आपको सब पीछे पढ़ा चुके हैं। E इज द सिंबल ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब को, इतना को आप E से लिखते हैं। अब इस पे आपको 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, यदि किसी उदासीन वस्तु से 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया हो तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करें। थोड़ा समझिए, जब किसी उदासीन वस्तु से, यह आपका उदासीन वस्तु है, का इस वस्तु में से आप इलेक्ट्रॉन निकालें, कितना? तो N बराबर 10 की पावर
5। ये क्या है? वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बताइए, जैसे ही उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा ये धन आवेशित हो जाएगा। अब आपको बताना है इस वस्तु पे कितना आवेश होगा, यही सवाल है। तो क्या होगा बोलिए? आपको n दे दिया 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा पढ़िए, n क्या है? वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। व्हाट इज n? वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तब का आप वस्तु पे आवेश बताइए। तो आज बोलिए, अभी जस्ट हम बात किए थे किसी वस्तु पे आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस N। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो प्लस चलेगा, इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो माइनस की बात होगी। तो आज इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वस्तु धन आवेशित होगा। तो बोले Q बराबर प्लस N। तो प्लस आप लिख भी सकते हैं, प्लस को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप कुछ न भी हो तो भी प्लस ही होता है। n का मतलब 10⁵ ई इज द सिंबल ऑफ चार्ज। Q बराबर 1.6 गुने -19 ये +5। तो क्या हो जाएगा? 19 5 है तो -14 कूलम। मतलब अगर आप किसी वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो वस्तु पे धन आवेश होगा। और कितना होगा बोलिए? +1.6 गुने 10⁻⁻14 कूलम। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो धन आवेशित होगा। तो सिंपल है, आप हमें कोई भी सवाल हो, आप 10 सवाल बनाइए, 20 सवाल बनाइए, आप हमें n बता दीजिए, वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम आपको Q बता देंगे। अब उल्टाइए, यदि किसी उदासीन वस्तु में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स डाला गया हो तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करें। आज n क्या होगा? तो क्या है? डाला गया है। फिर देखिए, यह आपका उदासीन वस्तु है, आप इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के डाल दिए। कितना? तो n बराबर 10⁻³ अरे 1000 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। वस्तु क्या हो जाएगा बोलिए? ऋण आवेशित। आपको इस पे आवेश बताना है। तो n को क्या पढ़ेंगे बोलो? आज पढ़ेंगे n क्या है? तो वस्तु में डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। वस्तु में डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको क्यों पूछ रहा है? आज क्या लिखाएगा? तो इलेक्ट्रॉन डाले तो ऋण आवेश होगा, तो -n। n का मान 10⁻³ ई का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर -1.6 गुने 10⁻⁻16 कूलम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो धन आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन डालिएगा ऋण आवेशित होगा। तो आप ये 2 क्वेश्चन से क्या सीखे? आप हमें सिर्फ ये बता दो किसी वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या किसी वस्तु में डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वस्तु पे क्या निकालेंगे? आवेश। अब आइए, तो
किसी उदासीन वस्तु को +1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए तो क्या पूछ रहा है। ये उदासीन वस्तु है, हम इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि वस्तु जो है ना धन आवेश से आवेशित हो जाए, और कितना से, +1 कूलम से। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता -1 कूलम तो इलेक्ट्रॉन डालना होता है, धन आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो किसी उदासीन वस्तु को, किसी, ये जो क्या था, ये है आपका उदासीन वस्तु, किसी उदासीन वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। तो क्या दिक्कत है, आपको क्यू आज दे दिया +1 कूलम, आपको पूछ रहा है आज n मतलब वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बोलिए आप पढ़े क्यू बराबर प्लस n, आपको n निकालना है, n बराबर Q/E, Q का मान डालिए 1 कूलम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट ऊपर ले चलिए, 10/16 इंटू, इसको ऊपर लाइए, आई कूलम कूलम क्या होगा, कट जाएगा। चलिए n = एक पावर आप यहाँ और ले आइए, 100/16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 19 था तो 18 हो गया। अरे एक 10 यहाँ ले आए तब ने इसको 100 कर दिए। n = 16 6 जा डिवाइड लगाइए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए, कहीं सीखे यहाँ पे, ये कोई वस्तु है उदासीन। अब बताइए अगर आप इस वस्तु से, यदि आप इस वस्तु से इतना 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालिएगा, इस वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालिएगा, तब जाकर के वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा आपका +1 कूलम। मतलब 1 कूलम कोई छोटा आवेश नहीं है, 1 कूलम एक बहुत बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है। इतना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तब जाके वस्तु पे डेवलप होगा 1 कूलम। उल्टा अगर इतना इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो इस पे आवेश होगा -1 कूलम, निकालिएगा तो +1 कूलम। तो ये जो आपको हम न्यूमेरिकल्स बताए, किसका, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। आप जो पढ़े इस फार्मूला की हम लोग बात किए। Q बराबर ±NE, एकदम इसको याद रखिएगा। यही आपका पॉइंट क्या था, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। और बार बार बोल रहे हैं, जहाँ n आपका होगा पूर्ण संख्या, सो ऑन, और E जो होगा
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, तो इस टॉपिक पर का न्यूमेरिकल हो गया। और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस बोलिएगा, डालेंगे माइनस बोलिएगा। अब आइए, अब आपको न्यूमेरिकल इस पे बताना है। आपको पढ़ाए थे आवेश घनत्व, जिसमें आप पढ़े थे आवेश का राशि घनत्व, आवेश बटे लंबाई, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल, और आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश बटे आयतन। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पर आधारित, इसी टॉपिक पर आधारित किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स का। उसके बाद तब आपको आएगा न्यूमेरिकल किसका, तब उसके बाद पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ का, तब देखेंगे न्यूमेरिकल। और जब ये खत्म होगा तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से मेन चीज़ चालू होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आप लोग तब तक क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर को आप सुनिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो एक लेक्चर आपका पूरा पढ़ाए थे आवेश घनत्व, तो उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद अप टू डेट रहिएगा। अगले लेक्चर में इसी पर किसका बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स का। तो आज जितना पढ़ाया आपको, इसको आप ध्यान से देखें, समझें, आप इसको नोट्स करें, याद करें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। गुड बाय, ओके।